गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री बुक के सभी चैप्टर बाय चैप्टर जितना बन सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक चैप्टर से, इसी प्रकार से दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, मतलब पूरा कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, मैथ, सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट करवाएंगे इस चैनल में। आज से ही हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9th के। इससे पहले 10th का चल रहा था, उसके बाद 11th का भी इसी में चालू करेंगे। 10th का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। लुई 16वां था। क्रांति फ्रांस की किस शहर से शुरू हुई? तो पेरिस से हुई। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है उसमें से बस्तिल का किला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बस्तिल का किला किस शहर में स्थित था? तो बस्तिल का किला जो है पेरिस में स्थित था। कहां था? पेरिस में। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा बाबू? पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस। अगला क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बस्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए? तो बस्तिल के जेल से कुल 7 कैदियों को छुड़ाया गया। कितना कैदियों को बाबू? 7 कैदी को छुड़ा लिया गया। कितना कैदी को? 7 कैदी को। तो इसका जवाब कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन जो है सी नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासक था? तो फ्रांस का क्रांति जिस समय हुआ उस समय फ्रांस में किस राजवंश का शासक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुर्बो राजवंश। देखो कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसमें फ्रांस में क्रांति हो रही थी उसमें किस वंश के राजा का शासक था? तो उस वंश का नाम कौन सी है? बुर्बो राजवंश। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखो इस राजवंश का शासक था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो उस समय फ्रांस का राजा था लुई 16वां। क्या था? लुई 16वां। देखो कितना नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी लुई 16वां। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सम्राट लुई 16वां का विवाह किस देश के राजकुमारी के साथ हुआ था? तो ये था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। इसके पति का नाम कौन सी था? मैरी एंटोइनेट। तो इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट, जिससे लुई 16वां का शादी हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर हम चले तो लुई 16वां के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी? राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी? तो राज्यारोहण के समय पूरी तरह से क्या हो गया था? राजकोष खाली हो गया था, क्योंकि बार बार युद्ध होने के कारण फ्रांस लगभग 12 अरब लिब्रा कर्जा में चला गया था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, पहला है राजकोष खाली होना, दूसरा राजकोष भरा होना। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही ए नंबर ऑप्शन, कि राजकोष का खाली हो जाना। उस समय क्या था? राजकोष खाली हो गया था। अगला बात, वर्साय का महल किस शहर में स्थित था? तो वर्साय का महल जो है वर्साय में स्थित था। कहाँ स्थित था? वर्साय शहर में ही स्थित था। वर्साय का महल वर्साय शहर में स्थित था। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांस की
फ्रांस, अच्छा इससे पहले हम क्वेश्चन 7 हो गया, क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। किधर चलते हैं? क्वेश्चन 8 की ओर। इसको बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन 8, ताकि बढ़िया से दिखे। क्वेश्चन 8 में है, अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? तो अमेरिका किस देश का उपनिवेश था बाबू? तो अमेरिका जो था, अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था। किसके? लेटिन अमेरिका जो है किसका उपनिवेश था? तो इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो इंग्लैंड देखो तो कितना नंबर ऑप्शन में दिया है बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? तो लिब्रा किस देश की मुद्रा थी? तो लिब्रा फ्रांस की मुद्रा थी। लिब्रा किस देश का मुद्रा चलता है? लिब्रा, तो वो है सही जवाब फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन की ओर हम चले। कौन क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 में देखो क्या लिख रहा है। 10 में है, 18वीं सदी में फ्रांस समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? मतलब 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितना स्टेज में बटा हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 स्टेज। उस स्टेज का नाम क्या था? पहला का नाम था पादरी, दूसरा का नाम था कुलीन, और तीसरा स्टेज को तीसरा स्टेज ही बोला जाता था। अर्थात उसमें निम्न वर्ग के लोग शामिल थे। तो मुख्य रूप से कितना स्टेज था बाबू? 3, पहला पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरा निम्न। तो 3 स्टेज में बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे? तो कौन से लोग कर अदा करते थे? तो इसमें से देखो, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज सभी गलत। इसका क्या होगा? जो पादरी वर्ग था वह कर नहीं देता था। कुलीन वर्ग जो है दूसरे स्टेज में आता, वो भी कर नहीं देता था। तो बचा कौन बाबू? तीसरा स्टेज। तो केवल तीसरा स्टेज के जो लोग थे वही कर को देते थे। कौन स्टेज के लोग बाबू? तीसरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा स्टेज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा स्टेज के लोग ही कर देते थे, पहला और दूसरा स्टेज के लोग कर नहीं देते थे। अगला क्वेश्चन की ओर चले। 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? तो कितने प्रतिशत लोग किसान थे? तो 90% लगभग लोग 18वीं सदी में क्या था? किसान था। 90% लोग फ्रांस में क्या थे? किसान थे। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा बाबू? सी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इनमें से कौन तृतीय स्टेज में शामिल नहीं था? तो तृतीय स्टेज में कौन शामिल नहीं था? क्या पादरी वर्ग? नहीं। बड़े व्यापारी, वकील या नौकर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से तीसरे स्टेज में कौन लोग शामिल नहीं थे? तो पादरी लोग। कौन लोग शामिल नहीं थे तीसरे स्टेज में? तो उसका सही जवाब हो जाएगा पादरी। क्या हो जाएगा? पादरी लोग। अर्थात पादरी क्या था? फर्स्ट स्टेज, इसे कर नहीं देना होता था। बड़े व्यापारी ये तीसरे स्टेज में आता है। डॉक्टर, वकील ये सब तीसरे स्टेज में वहां आता था। नौकरी करने वाला सब तीसरा स्टेज में, ये सभी लोग कर देते थे। पादरी लोग का मुख्य कार्य क्या था? चर्च में रहना, उसे चर्च के द्वारा ही सारा कुछ देखा जाता था। कुलीन वर्ग के लोग शासन चलाना था। और इन जो बाकी जो लोग बच गए वे सभी लोग तीसरे स्टेज में से, जैसे दिहाड़ी मजदूर करने वाला लोग, किसान, खेती करने वाला लोग, नौकरी करने वाला लोग, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, इस प्रकार से तमाम जितने वर्ग के लोग थे सब किसमें आते थे? तीसरे स्टेज में आते थे। और तीसरे स्टेज के लोग ही कर देते थे। तो इसमें से क्या लिखा है कि इनमें से कौन तीसरे स्टेज में शामिल होगा? तो व्यापारी भी शामिल हो जाएगा, वकील भी शामिल हो जाएगा और नौकर भी। तो इसका कौन नहीं शामिल होगा? पादरी वर्ग। तो इसका सही जवाब क्या हो गया बाबू? ऑप्शन नंबर ए, पादरी वर्ग। 13 का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को कुछ विशेष अधिकार जन्म से प्राप्त थे? जन्म से प्राप्त थे। प्रथम स्टेट को, द्वितीय स्टेट को, या तृतीय स्टेट को, या सभी को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को। किसको? प्रथम और द्वितीय स्टेट। तो प्रथम और द्वितीय स्टेट दोनों होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ए और बी दोनों, अर्थात प्रथम स्टेट और दोनों द्वितीय स्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त होते थे फ्रांस के समाज में। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कौन सी है? टाइड, धार्मिक कर को किसान से वसूलने का अधिकार किसे था?
तो वहां जो टाइड है, धार्मिक कर जो होता है वह डायरेक्ट वसूला जाता था चर्च के द्वारा। और चर्च के द्वारा चर्च में किसका ज्यादा अधिकता था? तो पादरी वर्ग का, अर्थात प्रथम स्टेट के लोगों को। प्रथम स्टेट के लोग कहाँ आते हैं? तो प्रथम स्टेट के लोग, अर्थात इसका ऑप्शन में दिया हुआ ए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। प्रथम स्टेट के लोगों को टाइड कर वसूलने का अधिकार था। टाइड कौन सा कर था बाबू? तो टाइड एक धार्मिक कर था। किसका कर था? धार्मिक। इसे धर्म के आधार पर कर को लगाया जाता था, अर्थात जिस धर्म को रहना यदि मानना है, वहां विशेष करके दो प्रकार के धर्म थे, जिसमें से दोनों क्रिश्चियन के दो टुकड़ा, एगो कैथोलिक चर्च था और एगो चर्च। इस प्रकार से चर्च के दो प्रकार हैं, और चर्च के दो प्रकार में से जिस प्रकार के चर्च में जो लोग शामिल होते थे, उस प्रकार के चर्चों को इन लोग को धार्मिक कर देना होता था, और ये डायरेक्ट असूलता कौन था? तो प्रथम स्टेट के लोग असूलते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्रांस की मुद्रा लिब्रा को कब समाप्त कर दिया गया? तो फ्रांस की मुद्रा लिब्रा को समाप्त किया गया था 1794 ईस्वी में। कब किया गया था? 1794 में। 1794 लुई सोलावा को 1794 ईस्वी में कब किया गया था? 1794 में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें तो अगला क्वेश्चन बता रहा है, क्या बता रहा है? देखो यहाँ ध्यान से, कि बता रहा है चर्च द्वारा वसूली की जाने वाली टाइड कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? मतलब किसानों द्वारा जो उत्पादन होता था उसका कितना हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 1/10वां हिस्सा। मतलब मान लिया जाए 1 क्विंटल किसान ने खेती किया तो उसका 10वां भाग अर्थात 10 किलो हिस्सा चर्च द्वारा अर्थात धार्मिक कर के रूप में ले लेता था। कौन स्टेट के लोग लेता था बाबू? तो पहला स्टेट के लोग लेता था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन दिया हुआ टाइड कर किसे अदा किया जाता था? तो टाइड कर किसे अदा किया जाता था? तो यह कुलीन वर्ग के लोगों को किया जाता था। किसको किया जाता था? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है, जबकि किसान की तुलना किससे किया गया था? मतलब ये जो चित्र किताब में है इसमें से मकड़ा की तुलना से किसको किया गया था? कुलीन वर्ग के लोगों को। तो जबकि किसान को किस चित्र से तुलना किया गया था? तो किसान को तुलना किया गया था मच्छर से। किससे किया गया था बाबू? मच्छर से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मच्छर नहीं, इसका मक्खी से किया गया था। किससे किया गया था? मक्खी से। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रांस की जनसंख्या 1795 ईस्वी में कितनी थी? तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? तो 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ था, जबकि 1789 में यह बढ़कर 2.8 करोड़ हो गया था। कितना हो गया था? 2.8 करोड़। ये आंकड़ा जो है कब हुआ था? 1789 में। और ई आंकड़ा जो है 1715 का, अर्थात 1715 में फ्रांस की कितनी जनसंख्या थी? तो 2.3 करोड़। कितनी थी? 2.3 करोड़। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो उसे मध्य वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता था। किस नाम से? मध्य वर्ग की नाम से संबोधित किया जाता था। मध्य वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता था। जो 18वीं सदी में एक नया समाज समूह उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य वर्ग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया किसने किया? तो जॉन
लॉक और जो जाक रूसो, ये दोनों दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक। तो इसका सही जवाब कौन सी हो जाएगा? तो सही जवाब होगा जॉन लॉक। जॉन लॉक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जनता और उनके प्रतिनिधित्व के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा? यह हो जाएगा जॉन जाक रूसो। इसका पूरा नाम क्या है बाबू? जॉन जाक रूसो। या रूस का एक दार्शनिक था जिन्होंने जनता के अनुबंध पर आधारित सरकार की बारे में बताया। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, इसमें क्या दिया हुआ? सीक्रेट ऑफ द लॉज नामक रचनाकार कौन थे? तो इस स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक का रचनाकार जो थे, वह रचनाकार थे मॉन्टेस्क्यू। कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ऑप्शन नंबर कहां दिया? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेश ने ब्रिटिश से खुद को आजाद घोषित कर दिया था? तो कितना उपनिवेश था? 13 उपनिवेश। कितना उपनिवेश था? 13। तो 13 उपनिवेश था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। तो फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई? अंतिम बैठक कब बुलाई गई? तो अंतिम बैठक 1614 ईस्वी में बुलाया गया था। 1614 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1614 ईस्वी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, लुई 16वां ने नए करों के प्रावधान के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाया? तो अनुमोदन मतलब शुरुआत, लागू करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाया? किसने? लुई 16वां ने। तो यह 5 मई 1789 ईस्वी। क्या होगा? 5 मई 1789 ईस्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलें। तो देखो 28 में क्या है? निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? वर्जित नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वकीलों की। क्या हो जाएगा? वकीलों की। वर्जित नहीं था। अगला क्वेश्चन की ओर है, तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो तीसरे स्टेट का जो नेतृत्व मियारो दयो और अबेसिये ये दोनों व्यक्तियों के हाथों में था। तो दोनों व्यक्ति का हाथों में जब था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ 30 में क्या है? तीसरे स्टेट क्या है? शीर्ष से एक पंपलेट किसने लिखी? शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी? तो शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है अबेसिया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का संविधान राजतंत्र बन गया। फ्रांस की संविधान राजतंत्र बन गया कब? फ्रांस की संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1791 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में राजतंत्र बन गया। तो यह इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही सी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है, नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनाने की आवश्यक योग्यता क्या थी? मतलब नेशनल असेंबली का जब चुनाव हो रहा था, तो मतदाता अर्थात वोट देने के लिए आवश्यक योग्यता क्या थी? तो आवश्यक योग्यता जो थी वह था
25 वर्ष से अधिक होना चाहिए। दूसरा बात, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाता हो, अर्थात उस समय जो वहां का मजदूरी होगा तो वर्ष में 3 दिन मजदूरी के बराबर वह कर देता होगा सरकार को, दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन था कि पुरुष होना चाहिए, केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, 25 साल से ऊपर होता था उसी को देने के लिए मिलता था। उसके साथ साथ कंडीशन 2 था, क्या वह कंडीशन था कि मजदूरी 3 दिन के बराबर सरकार को अर्थात वहां के शासक को कर देना पड़ता था। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब, मतलब ये तीनों कारण था। अगला क्वेश्चन की ओर हम चले, क्वेश्चन नंबर 33। कहां चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या हुआ? टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने था, मतलब टूटी हुई जंजीर का क्या मायने था? तो टूटी हुई जंजीर का मायने था आजादी। क्या होता है? वो आजादी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शाही सत्ता का प्रतीक है, शाही सत्ता का प्रतीक है, तो शाही सत्ता का प्रतीक क्या है? राजदंड। क्या प्रतीक है बाबू? राजदंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजदंड। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें, फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या था? तो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग था, देखो ऑप्शन में इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो नीला, सफेद, लाल। तो इसमें हो जाएगा सभी। राष्ट्रीय रंग के अंतर्गत क्या था? नीला भी था, सफेद भी था और लाल भी था। कहा? झंडा में दिया हुआ था, नीला, सफेद और लाल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चले, नेशनल असेंबली ने परसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? अब नेशनल असेंबली द्वारा ऑस्ट्रिया पर जो युद्ध किया गया उसका घोषणा कब किया था? तो उसका घोषणा किया था 1789 ईस्वी को। कब किया था? 1789 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? किस देश का राष्ट्रगान है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यह किस राष्ट्र का था? तो यह फ्रांस का था। कहां का था? तो फ्रांस का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। इसका राष्ट्रगीत किसने लिखा था? रोजेट दी लाइल द्वारा रचित राष्ट्रगान का नाम कौन जी था? मार्सिले। किसका? फ्रांस का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन की ओर हम चले, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है, जेकोबिन। क्या दिया है? जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो जेकोबिन क्लब के सदस्य जो है, ऑप्शन देखो, छोटे दुकानदार, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर, अर्थात इसमें से तीसरे स्टेट के लोग शामिल थे। तो इसमें सभी लोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी लोग। का कि सभी लोग तीसरे स्टेट से रिलेट है, अर्थात सभी लोग। ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी स्टेट के हिसाब से दे तो जेकोबिन क्लब में तीसरे स्टेट के लोग ही शामिल थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 49। फ्रांस के बोर्डे और नाम्ते बंदरगाह किस चीज के व्यापार के लिए किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबे पतलून पहनने का निर्णय लिया? धारीदार लंबे पतलून पहनने का निर्णय लिया। तो जेकोबिन क्लब के लोगों ने, इन लोग क्या किया? धारीदार लंबे पतलून पहनने का निर्णय लिया ताकि क्लब का एक अलग पहचान हो सके। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में ब्रीचेस कौन पहनते थे? ब्रीचेस कौन पहनते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ब्रीचेस कौन पहनते थे? तो कुलीन वर्ग पहनते थे। कौन पहनते थे बाबू? कुलीन वर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। कॉन्वेंट क्या है? कॉन्वेंट क्या है? तो कॉन्वेंट है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, धार्मिक जीवन को समर्पित मैदान, राजनीतिक जीवन। तो इसका सही कॉन्वेंट क्या है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कॉन्वेंट क्या है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुलौत से क्या समझते हैं? क्लॉथ से क्या समझते हैं?
तो सौ कुलात जो है, जैकोबिन को सौ कुलात के नाम से जाना जाता था। सही बात, जैकोबिन को सौ कुलात के नाम से जाना जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना टखने वाले। सौ कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। तो इसका सभी का सभी जवाब सही हो जाएगा। तो सौ कुलात का अर्थ है सभी। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लुई सोलहवां को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दे दी गई? तो किस द्रोह था? देशद्रोह। क्या कौन सा द्रोह लगाया था लुई सोलहवां पर? देशद्रोह लगाकर उसे फांसी की सजा दे दी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग के नाम से जाना जाता है? आतंक के युग के नाम से किस कालखंड को जाना जाता है? तो 1790 से 1792 गलत जवाब, 1793 से 1794। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1793 से 1794। उसमें शासन कौन था? रोबेस्पियर। रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक के नाम से जाना जाता है, अर्थात 1793 से 1794। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन क्या था? एक पुस्तक का नाम था। खेत में काम करने की मशीन, सिर कलम करने का मशीन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गिलोटिन क्या था? इस पर आदमी को चढ़ा के सीधे काट दिया जाता था। तो इसका सिर कलम करने का मशीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किनके हाथों में आ गई? तो जैकोबिन सरकार के पतन होने के बाद सत्ता किनके हाथों में आ गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य वर्ग के हाथों में आ गया। किसके हाथों में आ गया? मध्य वर्ग। तो मध्य वर्ग कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर चले। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1946 को। कब मिला? 1946 को महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते। ओलम दी गूज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण कब फांसी दे दी गई? सबसे पहला समझ दो, ओलम दी गूज एक महिला थी जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण इसे फांसी दे दिया गया था। तो इसे कब फांसी दिया गया था बाबू? तो इसे फांसी दिया गया था 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो 49 में देखो क्या है। फ्रांस के बोर्दे और नानते बंदरगाह किस चीज के व्यापार के कारण समृद्ध बन गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का। तो दासों का। किसका था? दास व्यापार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी, दास का व्यापार। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। तो दास व्यापार क्या है? दास व्यापार कब आरंभ हुआ? तो दास व्यापार जो है 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। तो दास व्यापार है क्या? दास व्यापार में आदमी को खरीदकर आदमी का व्यापार होता था, बेच देता था उसे। बड़े बड़े बागान मालिक खरीद के पूरा जीवन भर उससे काम करवाते थे। उसी को हम लोग दास व्यापार कहते हैं। तो इसका कब से शुरू हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। 17वीं शताब्दी में ही हुआ था। कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी उपनिवेशकों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में किया गया। 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर चले। ग्रीगोरो शब्द किनके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रीगोरो शब्द को सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता
था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चले, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कब किया। तो खुद का फ्रांस का सम्राट घोषित कब किया, तो वह 1804 में था। कब था, 1804, इसका हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चले, वाटरलू का महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ और जिसमें नेपोलियन की हार हुई। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था और इसमें नेपोलियन हार गया था। तो इसका सही जवाब होगा, वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय किस विदेशी क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 17, 1794 ईस्वी में कॉन्वेंट द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेश से दास मुक्त का कानून पारित करने के कितने वर्ष बाद नेपोलियन द्वारा दास प्रथा पुनः प्रारंभ किया गया। तो पुनः एक बार जब फ्रांसीसियों ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, बंद कर दिया, पुनः फिर नेपोलियन ने उसे चालू कर दिया। कब किया था, तो नेपोलियन ने किया था 10 साल बाद, अर्थात 1794 से 10 साल बाद जो, तो 1804 में। कब किया था, 1804 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 साल, 10 साल बाद पुनः प्रारंभ कर दिया। तो डेट क्या हो जाएगा, 1804 से। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। अगला क्वेश्चन जो है, औरत जन्मना स्वतंत्र है, औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है, यह विचार पहली बार किसके घोषणा पत्र के माध्यम से रखा गया। तो यह किसके घोषणा पत्र से, जिसे पहले फांसी दे दिया गया था। कब, तो 1793 ईस्वी में। उस महिला का नाम था ओलम दी गूज। सबसे पहले यही ने प्रस्ताव रखा था कि पुरुष और महिला दोनों समान होते हैं, दोनों का समान अधिकार है। तो इस महिला को फांसी दे दिया गया था। अगला, इसका नाम क्या है, ओलम दी गूज। अगला क्वेश्चन की, रोबेस्पियर को कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया। रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया, तो रोबेस्पियर को गिलोटिन पर 1794 में चढ़ाया गया, 1794। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1794। और कौन सी बोलते हैं, फ्रांस के शासक लुई 16वां को कब चढ़ाया गया था, अर्थात उसे फांसी कब दिया गया था, 1793। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में डाइनो वाली स्त्री, अर्थात डाइन प्रथा स्त्री किस चीज का मानवीय रूप थी। डाइनो वाली, अच्छा पंखों वाली, डाइन प्रथा नहीं। फ्रांस में डाइनो वाली स्त्री किस चीज का मानवीय रूप थी। पंख वाली जो स्त्री का फोटो था वह किस चीज का था, मानवीय रूप। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, कानून की मानवीय रूप थी, कानून। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, 60 में कहता है, दास स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनते थे। जब दास प्रथा, अर्थात जो दास खेती काम कर रहे थे, गुलामी का, उससे स्वतंत्रता मिली, तब वह कौन रंग के टोपी पहने। तो लाल फारिजियन टोपी पहनी। कौन, फारिजियन, लाल फारिजियन टोपी कहाँ लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। 1790 के दशक में निर्मित संविधान के अनुसार किसे निष्क्रिय नागरिक कहा गया, किसे निष्क्रिय नागरिक कहा गया। तो
तो इसमें से है मत से वंचित पुरुष एवं महिला को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, सम्राट की शक्ति पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान कब बनाया गया। तो संविधान फ्रांस में कब बना था, तो संविधान में फ्रांस बना था 1791 में। 1791 में संविधान बना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किस विद्वान ने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। कौन से विद्वान ने यह बात कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा जॉन जैक रूसो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तीसरे स्टेट का नेतृत्व करने वाला अबे सीए मूलतः क्या थे। अबे सीए मूलतः क्या थे, तो यह मूल रूप से पादरी थे। क्या थे, पादरी थे। पादरी भी इसका समर्थन कर रहे थे, मूल रूप से यह पादरी थे। अगला क्वेश्चन जो है, तीसरे स्टेट के एक प्रभावशाली नेता मीराबाई कैसे परिवार से संबंध रखते थे, तो मीराबाई जो है कुलीन परिवार से संबंध रखते थे, कुलीन परिवार से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 ईस्वी को कौन सा आदेश पारित किया। कौन सा आदेश पारित किया, तो इसमें से पहला सामंती व्यवस्था का उन्मूलन, धार्मिक कर समाप्त कर देना, चर्च के स्वामित्व वाले भूमि को जब्त कर लेना, उपर्युक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कानून पास किए। कब, 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जैक पॉल मारा नामक पत्रकार ने लामी द पल्स में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार संविधान पर कैसा प्रतिक्रिया किया। तो कैसा प्रतिक्रिया किया, उन्होंने इसका संविधान को जो बनाया गया था नेशनल असेंबली, उसका विरोध किया। उसका क्या किया था, विरोध। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिलोटिन के आविष्कारक कौन थे। गिलोटिन का आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन था। कौन था, डॉक्टर गिलोटिन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 69। समता रोटी क्या थी। समता रोटी क्या थी, तो समता रोटी जो थी सफेद आटे की निर्मित साबुत गेहूं से बनी बारबरी का प्रतीक रोटी सुंदरता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी, साबुत गेहूं से बनी बारबरी का प्रतीक रोटी। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया हुआ, क्रांति के समय महिला के कितने क्लब अस्तित्व में थे। महिला समूह द्वारा जो क्रांति कर रहा था उसे वोट देने का अधिकार है, उन बराबर का अधिकार, पुरुष और महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके विरोध में जो आंदोलन करी थी उसमें कितने संगठन था महिला का, तो 60 संगठन था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। इस प्रकार से आज तुम लोग फ्रांसीसी क्रांति अर्थात हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का सभी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल हम लोग रात को ही अगला चैप्टर हिस्ट्री चैप्टर 2 के कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। यदि इसमें से कुछ जानकारी मिले अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें। और कुछ किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।